नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। लोकसभा चुनावों का सियासी रण शुरू हो चुका है। मतदान की तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देश में 7 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में शुरू के 4 चरणों में तो छत्तीसगढ़ में शुरू के 3 चरणों में चुनाव होंगे। अब हर सियासी दल अपनी अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर चुका है। हर दल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की है। लोकसभा चुनावों के सियासी गणित को बताने वाले अपने इस खास प्रोग्राम में हम दोनों ही प्रदेशों के अलग अलग संभागों के सियासी गणित के बारे में बता रहे हैं और आज बताने वाले हैं महाकौशल का सियासी गणित। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें महाकौशल की तस्वीर भी साफ कर दी है। तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिसने लोकसभा की लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में महाकौशल अंचल में कैसी लड़ाई होने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है महाकौशल का सियासी गणित। बात जब महाकौशल की हो रही है, महाकौशल मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अंचल है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता महाकौशल से ही होकर गुजरता है, क्योंकि यहां न सिर्फ सीटें बल्कि जातिगत समीकरणों को साधना भी आसान हो जाता है। इसी कारण से राजनीतिक दलों ने महाकौशल को कभी हल्के में नहीं लिया। यहां का सियासी गणित जानने से पहले महाकौशल का सियासी और भौगोलिक महत्व जान लेना जरूरी है। लोकसभा चुनावों का रण शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सियासी लड़ाई की तस्वीर साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 40 सीटें सभी दलों के लिए बेहद अहम हैं। ऐसे में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों की सियासी तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं। आज बात हो रही है राजनीतिक लिहाज के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी बेहद अहम मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अंचल महाकौशल की। महाकौशल के सियासी गणित को समझने से पहले महाकौशल के सियासी और भौगोलिक अहमियत को समझना बेहद अहम है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता महाकौशल से ही होकर गुजरता है, क्योंकि यहां न सिर्फ सीटें बल्कि जातिगत समीकरणों को साधना भी आसान हो जाता है। इसी कारण से राजनीतिक दलों ने महाकौशल को कभी हल्के में नहीं लिया। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के रण में सभी सियासी दल जोर लगा रहे हैं, ऐसे में महाकौशल बहुत अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो प्रदेश को 6 अंचलों में डिवाइड किया गया है। यह महाकौशल मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल जैसे हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें से महाकौशल भौगोलिक भी और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकौशल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अंचल है। यह नर्मदा के पूर्वी और उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा विंध्य पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में निमाड़ का क्षेत्र है। इस अंचल का मुख्यालय जबलपुर है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। इसके अलावा इस जोन में कटनी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी प्रमुख रूप से शामिल है। नर्मदा नदी इस पूरे जोन से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश में नर्मदा का स्थान गंगा से कम नहीं है। यहाँ कोई भी राजनीतिक दल हो, नर्मदा के आशीर्वाद से ही फलता फूलता है। महाकौशल के राजनीतिक क्षेत्रफल की बात करें तो इस जोन में एक संभाग है, जबकि इस संभाग के अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 38 सीटें और लोकसभा की 6 सीटें आती हैं, जो किसी भी दल के लिए बड़ा नंबर है। यहाँ से जातियों को साधने के साथ साथ सीटों पर कब्जा जमाना भी आसान हो जाता है। 2018 में कमलनाथ ने इसी गढ़ से अपनी जीत को सुनिश्चित किया था, तो 2023 में बीजेपी ने इसी अंचल में बाजी मारकर सत्ता पर कब्जा जमाया है। ऐसे में महाकौशल को किंग मेकर कहना गलत नहीं होगा। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अंचल है। प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा कमलनाथ भी इसी अंचल से आते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह अंचल बेहद संपन्न माना जाता है।
प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा इसी अंचल से सबसे ज्यादा होकर गुजरती है। वनों से घिरे इस अंचल में आदिवासी सभ्यता की विशेष झलक दिखती है। महाकौशल में खड़ी और गोंडी बोली के साथ साथ मराठी भाषा भी बोली जाती है। इस अंचल की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। इसका असर भी यहाँ के रीति रिवाजों के साथ साथ भाषा में दिखाई देता है। तो राजनीतिक दृष्टि से इस अंचल को किंग मेकर की भूमिका में रखा जाता है। महाकौशल में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इस अंचल में प्रमुख रूप से आदिवासी सभ्यता देखने को मिलती है। आदिवासी ही महाकौशल के वोटों को भी नियंत्रित करते हैं। इनके वोट जिस दल की झोली में जाते हैं उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। ऐसे में हर दल आदिवासियों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और दावे भी चुनाव से पहले जरूर करते हैं। तो इन बातों से महाकौशल की अहमियत को समझा जा सकता है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियानों की शुरुआत इसी जोन से की थी। चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा और आरती के साथ चुनावी अभियान का आगाज किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बालाघाट पहुंचकर गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यहां 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले भी सभी सियासी सूरमा महाकौशल में अपना पूरा जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। महाकौशल अंचल का भौगोलिक गणित समझने के बाद अब जानते हैं यहां के सियासी गणित के बारे में। इसके लिए हमें यहां के जातिगत समीकरण को भी जानने की जरूरत है। इस अंचल में आदिवासी वोट इस अंचल में जीत हार को तय करते हैं। माना जाता है कि इस अंचल को जिस दल ने साध लिया वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसलिए सभी सियासी दल महाकौशल को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं, विशेषकर आदिवासियों को। महाकौशल के सियासी गणित और समीकरणों की बात करें तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता महाकौशल से ही होकर गुजरता है। और इसकी खास वजह भी है क्योंकि यहां से न सिर्फ सीटें बल्कि जातिगत समीकरणों को साधना भी आसान हो जाता है। राजनीतिक दल भी महाकौशल को कभी हल्के में नहीं लेते। अंचल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही खास रणनीतियां अपना रहे हैं। महाकौशल इलाके से विधानसभा की 38 सीटें आती हैं और लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। विधानसभा चुनावों के हिसाब से 38 सीटों के गणित को समझने की कोशिश करें तो साफ दिखाई देता है कि जिस पार्टी ने इस अंचल में कब्जा जमाया सूबे की सत्ता उसी के हाथ लगी। बीते कुछ विधानसभा चुनाव इस बात की तस्दीक भी करते हैं। अंचल में विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। 2013 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जबकि 2018 के चुनाव में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। 2018 में महाकौशल की 38 सीटों में से कांग्रेस 24 सीटें तो बीजेपी 13 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2018 में आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। लेकिन इधर हाल ही में हुए 2023 के विधानसभा चुनावों में महाकौशल में बीजेपी ने 21 सीटें तो कांग्रेस ने 17 सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। हालांकि छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ का ही जादू बरकरार रहा और जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2018 के चुनावों में भी कांग्रेस ने यहां सभी 7 सीटें जीती थी। वहीं आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। तो निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा था। इधर लोकसभा सीटों के लिहाज से महाकौशल के सियासी गणित की बात करें तो अंचल में बीजेपी काफी मजबूत दिखाई देती है। इस अंचल में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सीधी और शहडोल। लोकसभा 2019 में मध्य प्रदेश के महाकौशल की 6 सीटों में 5 पर बीजेपी का कब्जा रहा था। कांग्रेस को केवल छिंदवाड़ा सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि जबलपुर, सीधी, शहडोल, मंडला और बालाघाट में भाजपा का परचम लहराया था। इनमें भाजपा ने जहां अपने गढ़ को मजबूत किया था तो वहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ का ही जादू बरकरार दिखाई दिया था। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।
तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें महाकौशल की 6 में से 3 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। बात सबसे दिलचस्प सीट यानी कि छिंदवाड़ा की करें तो यहाँ सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया। साहू इससे पहले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से हार चुके हैं, तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है। अब नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू अपना दम दिखाएंगे। बात मंडला सीट की करें तो यहाँ उन दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने वाला है जो आज से 10 साल पहले आमने सामने आए थे। बीजेपी ने मंडला सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया है। 10 साल बाद फिर से ये दोनों आमने सामने होंगे, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। इधर सीधी सीट पर इस बार अनुभव की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधी लोकसभा सीट पर दोनों ही तरफ से अनुभव से भरे नेताओं को पार्टी ने मौका दिया है। बीजेपी ने सीधी सीट से ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने पूर्व शिक्षा मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने जबलपुर सीट पर आशीष दुबे को, बालाघाट सीट पर डॉक्टर भारती पारदी को और शहडोल सीट पर हिमाद्री सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं इन तीनों सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। महाकौशल का जातिगत समीकरण भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाकौशल में हर एक जाति राजनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाकौशल क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर पाए जाते हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, तो वहीं 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासी वोटर का खासा प्रभाव है। आदिवासियों में भी सबसे ज्यादा गोंड, फिर कौल, झरिया और उसके बाद बैगा आदिवासी पाए जाते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति भी असरदार रही है। महाकौशल क्षेत्र में भी ओबीसी बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यहाँ के ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा आते हैं लोधी, फिर कुर्मी, कौरव, अहीर यादव और फिर बाकी जातियाँ। महाकौशल का मुस्लिम समाज भी चुनाव में बड़ा फैक्टर माना जाता है। मुस्लिम समाज में भी सबसे ज्यादा यहाँ पसमानदा वर्ग आता है, जो मुसलमानों में करीब 80% है, जिसके तहत अंसारी, राइन, मंसूरी, रंगरेज और हुकेरी जाति आती हैं। वहीं खान, सैयद और कुरैशी भी काफी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा जैन, सिख, ईसाई भी कई सीटों पर प्रभावी रहे हैं। कुल मिलाकर इन्हीं जातिगत फैक्टर की वजह से सभी दलों को यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में सत्ता की राह महाकौशल से होकर ही गुजरती है और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए आदिवासियों का साथ होना बड़ा जरूरी है। लेकिन महाकौशल का जब भी जिक्र होता है तब तब छिंदवाड़ा की बात भी होगी और कांग्रेस के इस अभेद किले की चर्चा भी होगी। तो महाकौशल के सियासी रण को समझने के लिए आपको छिंदवाड़ा विजय की कहानी को भी जानना होगा, जिसने कमलनाथ को इस इलाके का सर्वे सर्वा बना दिया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विजय की राजनीतिक लड़ाई इस बार काफी रोचक और चौंकाने वाली हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अभेद गढ़ छिंदवाड़ा को फतह करने के लिए बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी इसे काउंटर करने के लिए कई प्लान बना रखे हैं। पहले समझते हैं कि बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा विजय क्यों जरूरी है। लोकसभा सीट के लिहाज से बात करें तो बीते 4 दशकों से छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है। 1980 से मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ का कब्जा है। पिछले 12 लोकसभा चुनावों में से 11 बार कमलनाथ या उनके परिवार का कोई सदस्य छिंदवाड़ा से सांसद चुना गया है। इसमें 9 बार तो अकेले कमलनाथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं। कमलनाथ यहां से सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा से हारे थे। वहीं एक बार उनकी पत्नी अलका नाथ छिंदवाड़ा से सांसद रहीं, जबकि वर्तमान में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जो एकमात्र लोकसभा की सीट है वो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के खाते में ही है। लोकसभा के अलावा विधानसभा सीटों के लिहाज से भी छिंदवाड़ा की बात करें तो विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की ही पकड़ है, जो सीधे तौर पर कमलनाथ के ही वजह से है। कमलनाथ के सियासी कद और अपने इलाके में मजबूत पकड़ की वजह से छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक अभेद किला बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनावों में छिंदवाड़ा की सभी 7 सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा हुआ था, तो 2023 के चुनावों में भी छिंदवाड़ा की सभी 7 सीट पर कांग्रेस के ही उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। यानी पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी छिंदवाड़ा का किला भेद नहीं पा रही है।
बीजेपी अब ये मिथक तोड़ना चाहती है कि छिंदवाड़ा विजय उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। ऐसे में बीजेपी कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल का मुकाबला करने के लिए कमर कस चुकी है। वो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कब्जे की रणनीति के तहत काम कर रही है। छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार कह रहे हैं कि वहाँ से कमलनाथ लड़ने या नकुलनाथ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे, नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे, नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस बार युवाओं को ज़्यादा टिकट दी है कांग्रेस ने। कल जो पहली लिस्ट आई उसमें मध्य प्रदेश में यूथ ज़्यादा है। कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग ही नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा है उसको पकड़ कर। जैसे इंदौर में उन्होंने पता नहीं जिसका नाम चल रहा है, हम भी नहीं जानते उसको, तो जिसके पास 2-4-5 करोड़ रुपए हो वही उसी को टिकट मिल रहा है कांग्रेस। वैसे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी छिंदवाड़ा विजय की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह से जानती समझती है। जब बीते दिनों कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब बीजेपी अपने काम में लगी हुई थी और वो काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में करना। ये पहली बार हुआ है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। इस मुहिम में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। इधर विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से टिकट देकर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया है कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। तो कांग्रेस के लिए ये मैसेज दिया है कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में महाकौशल की लड़ाई में छिंदवाड़ा का रण सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपने समझा कि महाकौशल का सियासी गणित क्या है, लेकिन बात जब महाकौशल के सियासी गणित की हो रही है तो इस अंचल के सियासी दिग्गजों का जिक्र करना भी जरूरी है। ये वो अंचल है जहां से कई सियासी दिग्गज प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में खास प्रभाव रखते हैं। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं महाकौशल अंचल के सियासी दिग्गजों के बारे में। 6 अंचलों में बटे मध्य प्रदेश का एक अंचल महाकौशल भी है। ऐसे में जब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और बात महाकौशल की ना हो तो भला कैसे हो सकता है। महाकौशल मध्य प्रदेश का वो अंचल है जहां से देश और प्रदेश के सियासी समीकरण को साधा जाता है। चुनावी दंगल में महाकौशल सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें अकेले महाकौशल अंचल में ही आती हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट शामिल है। ये रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि महाकौशल आदिवासी मतदाताओं की बहुलता वाला क्षेत्र है। महाकौशल के सबसे बड़े सियासी चेहरे की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सियासी चेहरा पूर्व सीएम कमलनाथ हैं और छिंदवाड़ा जिनका सियासी गढ़ है। इसी वजह से छिंदवाड़ा को न सिर्फ महाकौशल की बल्कि पूरे प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है। अब कमलनाथ के सियासी सफर की बात करें तो साल 1979 में कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने। छिंदवाड़ा से लगातार कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं। 1991 से लेकर 1994 तक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। 1995 से 1996 तक केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहे। साल 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे। साल 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री रहे। इसी के साथ साल 2012 से लेकर 2014 तक शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और साल 2020 में सरकार गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष बने। कमलनाथ के सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का 15 साल का सूखा खत्म कर दिया था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि इस बार भी पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है। चलिए आपको नकुलनाथ का सियासी सफर भी बता देते हैं। तो नकुलनाथ पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे हैं। साल 2019 में छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद बने गए। पहली बार चुनाव लड़े और बम्पर वोटों से नकुलनाथ को जीत हासिल हुई। पिता की विरासत में उन्हें राजनीति मिली है। एक तरफ नकुलनाथ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनको कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में डटे हैं बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, जिन्होंने हाल ही के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को भी कड़ी टक्कर दी थी।
हालांकि कमलनाथ विवेक बंटी साहू को तकरीबन 35,000 वोटों से हरा सके थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विवेक बंटी साहू। छिंदवाड़ा में बीजेपी का बड़ा चेहरा है विवेक बंटी। 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। कमलनाथ को 2023 की विधानसभा चुनाव में टक्कर दे चुके हैं। विवेक बंटी साहू विधानसभा चुनाव में पिता कमलनाथ से टकराए और अब लोकसभा चुनाव में बेटे नकुलनाथ को टक्कर देंगे। तीसरी बार कमलनाथ के परिवार के खिलाफ विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में है। छिंदवाड़ा के बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो नाम आता है मंडला लोकसभा सीट का, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में फिर से उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते फिलहाल मंडला लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते के सियासी सफर पर नजर डालें तो साल 1996 से साल 2009 तक मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद रहे हैं। साल 2012 में वे राज्यसभा सांसद रहे। फिर उन्होंने साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। साल 2019 में कुलस्ते फिर मंडला से सांसद चुने गए और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी फग्गन सिंह कुलस्ते की छवि है। फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद बड़े शहरों में नाम आता है मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम का। ओमकार सिंह मरकाम महाकौशल में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ओमकार सिंह मरकाम पर अपना दांव चला है। ओमकार सिंह मरकाम का आपको सियासी कद बताते हैं। राहुल गांधी के ओमकार सिंह मरकाम बेहद करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल डिंडोरी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। ओमकार सिंह मरकाम लगातार 4 बार डिंडोरी से चुनाव जीतते आए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं छिंदवाड़ा और मंडला के बाद बात करें जबलपुर लोकसभा सीट की तो जबलपुर लोकसभा सीट को काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 1996 से जबलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ से पिछले 4 चुनाव में राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह विधायक और डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री बन गए। इसलिए राकेश सिंह अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन राकेश सिंह का जबलपुर सीट पर दबदबा कायम है। राकेश सिंह के सियासी सफर की बात करें तो राकेश सिंह साल 2000 में जबलपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष बने। साल 2004 से लगातार जबलपुर से सांसद चुने गए। साल 2010 में प्रदेश महामंत्री बनाए गए। साल 2018 में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2023 में संसदीय छोड़ विधानसभा चुनाव लड़े। साल 2023 में मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब राकेश सिंह की जगह पार्टी ने जबलपुर लोकसभा सीट से इस बार बिल्कुल नया चेहरा प्रदेश महामंत्री आशीष गोटिया दुबे को मैदान में उतारा है, तो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है भारतीय जनता पार्टी से जबलपुर प्रत्याशी आशीष दुबे। साल 1990 से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। साल 2000 में बीजेपी मोर्चा के मंत्री बने। साल 2007 से 2010 तक बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं आशीष दुबे। पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं आशीष। जबलपुर के बाद बालाघाट सीट की बात करें तो बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले 6 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतते आ रही। हालांकि ये पहला मौका है जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला उम्मीदवार को संसदीय चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने यहाँ से भारतीय पारथी को टिकट दिया है। कौन है भारतीय पारथी? भारतीय पारथी बालाघाट नगर पालिका से पार्षद हैं। 1999 से 2000 में जिला पंचायत सदस्य रही। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 1000 वोट से हार गई थी। भारतीय पारथी प्रहलाद पटेल की बेहद करीबी मानी जाती है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, महाकौशल का ये था पूरा सियासी गणित और अपने आप में ये संभाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है और महाकौशल में जिसको बढ़त मिली, जाहिर बात है लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से उसका फायदा होना निश्चित माना जा रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।